हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तो उसमें हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर सिस्टम जिसमें IUPAC और कॉमन नेम सिस्टम हमने जो है दोनों स्टडी किया और साथ ही साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जो है स्टडी किया है पूरा डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में हम यहाँ पर जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज़ द डेंसिटी, वाइल थर्ड पॉइंट इज़ द सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान से सुनिए कि अल्किल हालाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो आप यहाँ पर देखिए, जनरली हम अल्किल हालाइड को RX से इंडिकेट करते हैं, जिसमें R जो है ये कोई सा भी अल्किल ग्रुप हो सकता है और हेलोजन यहाँ पर जो हम X से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्किल हालाइड या सिंपली आप इसको हेलो अल्किन कहिए, उसको हम जो है RX से इंडिकेट करते हैं। तो दे आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब आप जो है ब्रोमाइड से आयोडाइड को लाइट पर एक्सपोज करते हो तो वो जो है कुछ कलर जो है डेवलप करते हैं। तो इसी तरह से जो है ध्यान रखना है कि मेनी वोलाटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। तो ये एक जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी किया। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए कुछ अल्किल हालाइड्स जो है यहाँ पर एग्जांपल के साथ जो दिए गए हैं और उसकी जो है कुछ प्रॉपर्टी शो की है। तो उसमें देखिए मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, इथिल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है इन कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट शो की गई है। इसी तरह से जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर लिक्विड और सॉलिड। तो इसमें एक बात जो ध्यान रखना है कि जो अल्किल हालाइड्स जिसको हम सिंपली हेलो अल्केन्स कहते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में आपको मिलेंगे, जिसमें जो लोअर मेंबर्स होते हैं ये गैसियस स्टेट में होंगे और बाकी हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट के अंदर आपको मिलेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। इसके पहले हमने जो है ये चीज़ स्टडी किया है नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर। तो ये बात हमको समझ में आती है कि ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हालाइड्स और या ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड जिसको हम कह रहे हैं दे आर पोलर इन नेचर। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिकुलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स आर हायर या स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इन मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको 2 टाइप की जो है फोर्सेस मिलती है, जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कह सकते हैं, जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और वांडर वाल फोर्सेस है। तो ध्यान से सुनिए, 2 फोर्सेस आपको मिलेगी, एक होगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और दूसरी होगी वांडर वाल्स फोर्सेस। तो ये 2 टाइप की फोर्सेस यहाँ पर है। तो ये किस वजह से होगी? ड्यू टू द हाई पोलरिटी एंड द हायर मॉलिकुलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स का के अंदर जो है ये फोर्सेस जो होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर जब बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, जो अल्किल हालाइड्स या हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं या सिंपली हेलो अल्केन्स की बात करते हैं, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में जो कंपेरेबल मॉलिकुलर मास शो करता है, तो इन अल्किल हालाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हायर होगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। एंड द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जाइए तो मॉलिक्यूल की साइज़ जो है इंक्रीज़ होती है, बराबर। तो मॉलिकुलर साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से और साथ ही साथ मॉलिकुलर मास भी जो है इंक्रीज़ होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप फ्लोरीन के अंदर देखिए 9 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के अंदर जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से ब्रोमीन और आयोडीन में जब आप जाओगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज़ होते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट हालाइड्स इज़ गिवन इन फिगर नंबर 10.1। तो आप अपनी बुक के अंदर फिगर नंबर 10.1 ऑब्ज़र्व कीजिए। वो फिगर यहाँ पर देखो बनी हुई है। तो यहाँ पर जो क्या चीज़ इंडिकेट की गई है, ये बात ख़ास तौर से ध्यान रखिए
एक्स एक्सिस पर हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में जो है कंसिडर किया है 100, 200, 300, 400। और यहाँ पर हमने देखिए 3 सेट जो है यहाँ पर बार ग्राफ का बनाया है। पहला सेट जो है ये मिथिल हालाइड का है, दूसरा सेट जो है आपको इथिल हालाइड का मिलेगा और तीसरा सेट जो है एन प्रोपिल हालाइड का मिलेगा, जिसमें यहाँ पर जो है ये जो बार आप अपनी बुक के अंदर देखिए कलर डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो पहला बार जो है ये रेड कलर का है, तो आप देखिए जितने भी क्लोराइड्स हैं तीनों में ये रेड कलर के बार से जो इंडिकेट किए गए। उसके बाद जो ब्रोमाइड्स हैं ये ब्लू कलर से हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ब्रोमाइड और ये ब्रोमाइड, इसको जो है ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है और तीनों जगह पर आयोडाइड को जो है येलो कलर से इंडिकेट किया है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये वेरिएशन जो है किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पहली जो आपको जो है लाइन दिखती है, पहला जो बार दिखता है ये क्लोराइड के लिए, दूसरा ब्रोमाइड और तीसरा आयोडाइड। मीन्स यहाँ पर जो CH3X हम कंसिडर करते हैं तो ये हो गया CH3Cl मिथिल क्लोराइड, CH3Br मिथिल ब्रोमाइड, CH3I मिथिल आयोडाइड। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि CH3CH2X दैट इज़ इथिल हालाइड और ये हो जाएगा इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए एन प्रोपिल हालाइड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड और एन प्रोपिल आयोडाइड। तो यहाँ पर जो है तीनों ही मॉलिक्यूल के अंदर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन्स, तीनों के हालाइड्स के अंदर जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को जो है कंपेयर किया है। तो ये चीज़ जो है आप वाज़े तौर पर देख सकते हो कि अगर सिर्फ क्लोराइड की बात करते हैं तो आप देखिए मिथिल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 और 300 के बीच में, मीन्स 250 के आसपास जो है आप इसको समझ सकते हो, ग्राफ के हिसाब से आप इसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वही क्लोराइड अगर इथिल क्लोराइड का है तो देखो 300 के जो है नियरेस्ट पोजीशन पर है, और वही क्लोराइड अगर आप यहाँ पर एन प्रोपिल क्लोराइड देखोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 300 के ऊपर है। मीन्स क्लोराइड तो तीनों है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ होने की वजह से ये क्लोराइड का जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। तो मिथिल क्लोराइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको जो है इथिल क्लोराइड का मिलेगा और उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको एन प्रोपिल क्लोराइड का मिलेगा। और सेम केस जो है तीनों के ब्रोमाइड्स और तीनों को के आयोडाइड्स का है। तो फॉर द सेम अल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्किल हालाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर RI, RBr, RCl एंड RF। अगर आप फॉर एग्जांपल CH3X लेते हो तो यहाँ पर जो है आपको RI मीन्स CH3I सबसे हाईएस्ट है तो वो भी यहाँ पे समझ में आता है आपको, ठीक। उसके बाद जो है RBr, फिर RCl और उसके बाद जो है RF। तो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्किल हालाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर आप देखिए एक कार्बन अगर हम कंसिडर करते हैं मिथिल हालाइड तो मिथिल आयोडाइड सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम जो है मिथिल ब्रोमाइड का, उससे कम मिथिल क्लोराइड का और सबसे कम मिथिल फ्लोराइड का। तो यहाँ पर जो फ्लोराइड नहीं शो किया लेकिन देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड शो किया है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से आप देखिए मिथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सेट अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ हमको जो है बिल्कुल समझ में आती है और ये सीक्वेंस आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट का मिलेगा। अगर सेम टाइप ऑफ अल्किल हालाइड हम कंसिडर करते हैं, टाइप से मुराद यहाँ पर जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ऑब्जर्व करते हैं तो ये सीक्वेंस आपको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। मीन्स जितने भी आयोडाइड्स होते हैं अल्किल ग्रुप के साथ में अटैच्ड वो आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे लार्जेस्ट होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज़्यादा है और इसकी साइज़ भी हाईएस्ट है और इसके अलावा आप देखोगे कि इसका मोलर मास भी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको बहुत आसानी के साथ बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन को जो है समझ सकते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो है साइज़ और मोलर मास हेलोजन का अगर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वान डेर वाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा और उसके इंक्रीज़ होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। तो ये ग्राफ से या इस फिगर से जो है आप बहुत आसानी के साथ बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन समझ सकते हो। चलिए अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हेलो अल्केन्स या सिंपली अल्किल हालाइड्स के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और साथ ही साथ जो है वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट का जो है वेरिएशन आपको मिलता है। अब ध्यान रखना है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हैलोजेंस या हेलो अल्केन डेरिवेटिव्स विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि आप एक ही
नंबर ऑफ कार्बन के डिफरेंट आइसोमेरिक कंपाउंड्स अगर लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है एक ब्रोमीन की डेरिवेटिव लेते हैं जिसमें 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूल बनेगा C4H9Br। दिस इज़ ब्रोमोब्यूटेन। ये मॉलिक्यूल जो है ब्रोमोब्यूटेन है। अब इसमें देखते हैं कि कितने आइसोमेरिक कंपाउंड जो है पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखना है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो अल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो मॉलिक्यूल जितने लॉन्गेस्ट चेन का होगा उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और जो वो सिमट कर जब ब्रांचिंग में आ जाएगा तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये डिक्रीज़ बॉइलिंग पॉइंट का किस वजह से है, ड्यू टू द डिक्रीज़ इन द सरफेस एरिया। मॉलिक्यूल के कार्बन एक ही लाइन में सब 1 बाय 1 प्रेजेंट है, तो उसका जो है सरफेस एरिया लार्जर होगा। उसको ब्रांचिंग कर दीजिए तो सरफेस एरिया थोड़ा सा शॉर्ट होगा, और ब्रांचिंग बढ़ाइए तो सरफेस एरिया और शॉर्ट होगा। तो एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो चलिए देखते हैं C4H9Br पर कितने आइसोमेरिक कंपाउंड जो हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ। लुक हियर, CH3, CH2, CH2, CH2Br। ये आपके पास जो है N प्रोपिल ब्रोमाइड है। ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है केल्विन में हम देखेंगे तो ये 375 है। 375 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखते हैं हम ब्रांचिंग बढ़ाते हैं, मींस ये ब्रोमीन को हम यहाँ से हटाकर टर्मिनल कार्बन से हटाकर बीच में कहीं डाल देते हैं, तो देखिए बनेगा CH3, CH2, CHBr, CH3। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन यहाँ से हटकर बीच में आ गया, मींस यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 364 केल्विन। तो यहाँ पर आप देखते हो 375 और यह है 364, सिर्फ यहाँ पर जो ब्रांचिंग हो जाने से। अब ब्रांचिंग और इंक्रीज करो। लुक हियर दिस वन, CH3, CH3, CH3Br। अब देखिए लेंथ ऑफ द कार्बन चेन जो है डिक्रीज़ हो गई, और एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक है मिथिल ग्रुप यहाँ पर, ये 2 ब्रांचेस हो जाती है। तो ब्रांच इंक्रीज़ होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज़ होगा, और ये होगा 346 केल्विन। 346 केल्विन जो है यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम जो है मेज़र करेंगे। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस इन केस ऑफ आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स। तो ये आप देखिए ये सब का फार्मूला जो है C4H9Br है, और इस मॉलिक्यूल के जो है 3 आइसोमर्स हैं, और इनकी जो है ब्रांचिंग इंक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए नेक्स्ट टॉपिक हम जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स very nearly the same. However, the para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. चलिए हम यहाँ पर जो है डाई हेलो बेंजीन हम जो है कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं, डाई क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर आप देखिए 3 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लेता हूँ। एक हो गया डाई क्लोरोबेंजीन जो कि ऑर्थो है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ O डाई क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से इसका दूसरा आइसोमर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो ये मेटा पोजीशन पर है तो मैं इसको लिखूँगा M डाई क्लोरोबेंजीन। और इसका तीसरा आइसोमर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको हम नाम देंगे P डाई क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डाई क्लोरोबेंजीन के जो है 3 आइसोमर्स मुझे मिलते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि यहाँ इन आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही शॉर्ट जो है वेरिएशन शो करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पैरा आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो है सबसे हाईएस्ट होगा। ध्यान रखिए ये दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये थोड़े से नियरली या क्लोजली होंगे, जबकि जो पैरा आइसोमर है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट होगा। इसकी वजह क्या है? इट इज़ ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन द क्रिस्टल लेटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स।
तो आप यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल जो है एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। से फॉर एग्जांपल आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक कीजिए तो 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्टली आपको जो है सिमेट्री मिलेगी, और इस सिमेट्री की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ, बहुत इजीली जो है ये फिट आएगा। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 2 आइसोमर्स के कंपैरिजन में जो है, सॉरी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है इन 2 आइसोमर के कंपैरिजन में इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा। और ध्यान रखिए कि ऑर्थो और मेटा आइसोमर जो है ये क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपरली फिट नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या हो सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट लिखूँगा BP और मेल्टिंग पॉइंट MP। ये सब हम जो है केल्विन में स्टडी करेंगे। तो पहले मॉलिक्यूल का जो है बॉइलिंग पॉइंट है 453, दूसरे का 446 केल्विन, और ये दोनों देखिए नियर अबाउट बहुत क्लोज हैं। और इससे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 448 केल्विन आपको मिलेगा। दिस इज़ अबाउट 448 केल्विन। ये तो हो गई बॉइलिंग पॉइंट की बात। हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये पैरा आइसोमर जो है बहुत इजीली जो है फिट होता है, प्रॉपरली फिट होता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, हम बात मेल्टिंग पॉइंट की कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए नियर अबाउट तीनों का जो सेम है, लेकिन जो है बॉइलिंग पॉइंट की, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो ये देखिए 256 केल्विन है ऑर्थो आइसोमर। उसके बाद जो है मेटा आइसोमर जो है 249 केल्विन है, तो ये जो है ऑर्थो आइसोमर है। और पैरा आइसोमर जो है 323 केल्विन आपको मिलेगा, 323 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट का जो है वेरिएशन जो है ऑर्थो और पैरा से ये जो है डिफरेंट है, और ये बहुत ज़्यादा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है नियर अबाउट सेम है। दे वेरी शॉर्ट इन बॉइलिंग पॉइंट, बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज़ हायर देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट किया, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डेंसिटी। तो ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर। ये जो है वाटर से हेवियर होते हैं। कौन से? ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये वाटर से जो हेवियर होते हैं। एंड द डेंसिटी इंक्रीजेज with increase in number of carbon atoms, halogen atom and atomic mass of halogen atom। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि डेंसिटी जो है कब इंक्रीज होगी? जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसी तरह से जो है हेलोजन एटम, और साथ ही साथ जो है एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम। तो इसकी वजह से जो है डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब आप देखिए कि आपकी बुक में जो है टेबल नंबर 10.3 शो किया है, तो ये ध्यान से सुनिए टेबल नंबर 10.3। तो इस टेबल के अंदर देखिए 3 मॉलिक्यूल्स जो है अल्किल हैलाइड के जो है शो किए हैं, और वो तीनों के अंदर जो है 3 कार्बन्स है ना। तो टेबल नंबर 10.3 के अंदर जो है टोटल जो है 4 कॉलम्स हैं, जिसमें 2-2 कॉलम पर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले तो यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ़ कार्बन सेम रखकर जो है हेलोजन को जो है डिफरेंट किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल NC3H7Cl, NC3H7Br एंड NC3H7I। तो तीनों के अंदर देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन हमने जो है सेम रखा है, जबकि हमने यहाँ पर जो हेलोजन को चेंज किया है। तो ध्यान रखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर जो एटॉमिक साइज़ जो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से मास ऑफ द हेलोजन जो है ये इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो है मोलर मास इंक्रीज़ होता है। तो दिस इज़ N प्रोपिल क्लोराइड, दिस इज़ N प्रोपिल ब्रोमाइड एंड दिस इज़ N प्रोपिल आयोडाइड। तो यहाँ पे हम जो है N लिख रहे हैं, दिस इज़ फॉर नॉर्मल चेन। मीन्स यहाँ पर जो 3 कार्बन जो है लॉन्गेस्ट चेन में अटैच्ड है विदाउट एनी ब्रांचिंग, तो ये जो है नॉर्मल चेन है। इसकी डेंसिटी हम जो है ग्राम्स पर मिलीलीटर में जो है मेज़र करेंगे। तो देखिए इसकी डेंसिटी इन ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो ये जो होगी 0.89। N प्रोपिल क्लोराइड की जो डेंसिटी होगी 0.89। इसी तरह से जो है ब्रोमीन की जो डेरिवेटिव है N प्रोपिल ब्रोमाइड, इसकी है 1.335।
1.335। तो देखिए इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हैलोजन का मास इंक्रीज़ हो रहा है। क्लोरीन से ब्रोमीन पर जब आप आते हो तो मास यहाँ पर जो इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से टोटल मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होगा, तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पर आइए आयोडीन पर, दैट इज़ एन प्रोपिल आयोडाइड। तो इसकी जो डेंसिटी होगी दैट इज़ 1.747 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपके पास में हैलोजन चेंज करने पर जो है ये डेंसिटी का जो है आपको डिफ्रेंसिएशन जो दिखता है। तो एज द नेचर ऑफ हैलोजन चेंजेस, द एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन ऑल्सो चेंजेस एंड ओवरऑल द मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, ड्यू टू विच द डेंसिटी इंक्रीजेज। तो आप यहाँ पर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखते हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपको डेंसिटी दिखती है। अब चलिए दूसरी एक वैरायटी इसी टेबल के अंदर जो शो की गई है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ हैलोजन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, ठीक। तो एग्जांपल हम लेते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। पहला मॉलिक्यूल है CH2Cl2, दूसरा मॉलिक्यूल है CHCl3 और तीसरा मॉलिक्यूल है CCl4। अब इनकी भी डेंसिटी हम जब मेज़र करेंगे, डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पर आप देखिए मिथाइलिन डाइक्लोराइड के अंदर आपको जो है 2 क्लोरीन मिलते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर जो 3 क्लोरीन है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो आपको 4 क्लोरीन्स मिलते हैं। तो एज द नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, द मोलर मास ऑल्सो इंक्रीजेज एंड अल्टीमेटली द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। तो आप यहाँ पर देखिए पहला जो मॉलिक्यूल है जिसके पास में 2 क्लोरीन है, इसका मोलर मास इसकी डेंसिटी है 1.336 ग्राम्स पर मिलीलीटर। अब एक क्लोरीन एटम जो इंक्रीज़ हो गया तो ये हो जाएगा 1.489 ग्राम्स पर मिलीलीटर। और CCl4 के अंदर हम देखेंगे कि एक क्लोरीन और इंक्रीज़ हो गया तो ये हाईएस्ट डेंसिटी इसकी होगी, दैट इज़ 1.595 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि हैलोजन चेंज करने पर डेंसिटी चेंज होती है, नंबर ऑफ हैलोजन बदलने पर डेंसिटी बदलती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप बहुत आसानी के साथ जो है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेंसिटी। चलिए आते हैं लास्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो देखिए द हैलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर and in order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the interactions or attraction between the haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water molecule। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो हैलोअल्केन्स होते हैं जनरली ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ध्यान से सुनिए, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। अब आपको हैलोअल्केन्स को वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए जो है कुछ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी, और ये इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो है ओवरकम हो जाए किसके ऊपर, जो एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है हैलोअल्केन के अंदर है, जिसको आप जो है ब्रेक कर सको, और साथ ही साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एट्रैक्टिव फोर्सेस है वो जो है ब्रेक हो जाए। जैसे कि आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, तो उसको ब्रेक करके फिर उसका जो है आप जो है अल्किल हैलाइड के साथ जो इंटरेक्शन शो कीजिए, तो उसके लिए जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपको रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि लेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड when new attractions are set up between the haloalkane and water molecule, as these are not strong as the original hydrogen bond in water। तो यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल और हैलोअल्केन को आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने में लेस एनर्जी जो है क्या होगी, ये रिलीज़ होगी। ध्यान रखिए, लेस एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, तो एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वाटर मॉलिक्यूल की, जो ओरिजिनल वाटर मॉलिक्यूल की है, वो अल्किल हैलाइड या हैलोअल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल, ये हम जो इंटरेक्शंस देख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ एट्रैक्टिव फोर्सेस से अटैच्ड है, और यही चीज़ को हम जो है वाटर मॉलिक्यूल और अल्किल हैलाइड शो करते हैं, लाइक दिस, वाटर मॉलिक्यूल और अल्किल हैलाइड। तो ये जो एट्रैक्टिव फोर्सेस है ओरिजिनल वाटर मॉलिक्यूल के एट्रैक्टिव फोर्सेस से कम होती है। ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन्स इन वाटर इज़ लो। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि वाटर की जो एट्रैक्टिव फोर्सेस है ये स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू वाटर हैलोअल्केन। इसलिए हैलोअल्केन जो होते हैं ये जनरली लेस सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर शो करते हैं। बट हैलोअल्केन टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस
between haloalkane and solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecules। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो हेलो अल्केन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है बहुत रेडीली इजीली जो है डिज़ोल्व होते हैं, ये जो है आसानी के साथ जो है डिज़ोल्व होते हैं। वजह क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन और साथ ही साथ जो है हेलो अल्केन्स का जो इंटरेक्शन होता है, ये दोनों इंटरेक्शन जो है नियरली अबाउट सेम होते हैं, इसलिए आसानी के साथ जो है वाटर का जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलो अल्केन्स का जो है बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड हेलो अल्केन जो है ये फॉर्म होगी। नॉट वाटर, यहाँ पर आप इसको अब जो है सॉल्वेंट कहिए। तो ये इंटरेक्शन जो है ये नियरली सेम होती है, तो इसलिए जो है बहुत आसानी के साथ जो है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हेलो अल्केन जो है ये ईजिली डिज़ोल्व होते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये सब के सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट स्टडी किया, डेंसिटी स्टडी किया और ये लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि वाटर की इंटरेक्शन जो है ये हेलो अल्केन के इंटरेक्शन से जो है ज़्यादा होती है, इसलिए हेलो अल्केन जो है आसानी के साथ वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस होती है वो हेलो अल्केन की इंटरेक्शंस के तकरीबन बराबर होती है, इसलिए हेलो अल्केन जो है आसानी के साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलें देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स और साथ ही साथ जो हम हेलो अरीन्स इसमें जो स्टडी करेंगे, तो इसमें जो है आप जो है 3 टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन जो है इसमें स्टडी करोगे, जिसमें पहली रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप रिएक्शन इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरी जो टाइप होगी रिएक्शन विद मेटल्स या एक्शन ऑफ मेटल, जो आप इसको कह सकते हो, रिएक्शन विद मेटल्स। तो हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स की जो हम ये तीनों टाइप की जो रिएक्शन जो स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं व्हाट डज़ इट मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखिए सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी मॉलिक्यूल में से कोई ग्रुप या एटम को हम किसी दूसरे ग्रुप या एटम के साथ में जो है रिप्लेस करते हैं और न्यू कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे आप देखिए ए बी हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको जो है आप सी डी के साथ जो रिएक्ट कर रहे हो से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो है इस बी को सपोज़ हम जो है डी के साथ जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमको न्यू कंपाउंड जो मिलेगा ए डी। तो डी ने जो है यहाँ से क्या किया, बी को जो है रिप्लेस किया है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी को जो है आप सी डी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और इस बी को आप जो है सी के साथ जो रिप्लेस करो, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ए सी, वट एवर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सी रिप्लेसेस बी फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर ए बी को जो है आप सी डी के साथ रिएक्ट करते हो, तो ए को जो है आपने डी के साथ जो रिप्लेस किया, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है बी सी। या फिर यहाँ पर ए बी को जो है आप सी डी के साथ रिएक्ट करते हो, तो ए को हमने यहाँ पर जो है सी के साथ जो है रिप्लेस किया, सॉरी ये हो गया बी डी। तो यहाँ पर जो है ए और बी रिएक्ट हो रहा है सी डी के साथ में, तो ए को हमने जो है सी के साथ रिप्लेस किया, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है सॉरी ये जो है बी सी रहेगा, है ना, बी सी एंड दिस इज़ बी डी। ओके, तो यहाँ पर जो है डी ने जो है बी को रिप्लेस किया, प्रोडक्ट बना ए डी। यहाँ पर जो है सी ने जो है बी को रिप्लेस किया, प्रोडक्ट बना ए सी। यहाँ डी ने जो है ए को रिप्लेस किया, प्रोडक्ट बना बी सी। यहाँ पर सी ने जो है ए को रिप्लेस किया है, तो प्रोडक्ट बना बी डी। तो इस तरह से यहाँ पर हर जगह पर जो है कुछ ना कुछ जो है रिप्लेसमेंट हो रहा है, कोई एक्सचेंज हो रहा है, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से सुनिए कि अगर यही सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल के ज़रिए से होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। विद
इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसको हम जो जनरली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और उस न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ पर रिएक्शन के अंदर जो है Nu- से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिए, द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम जो है किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि हेलो अल्केन्स की रिएक्शन ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन मैं लेता हूँ RH और इसको मैं जो है Nu के साथ जो है रिएक्ट करता हूँ, दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल। Nu- जो है ये न्यूक्लियोफाइल की जो है इंडिकेशन है। तो ये हेलोजन जो है क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल से जो है रिप्लेस होगा और आपको मिलेगा RNu और हालाइड आयन जो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हेलो अल्केन्स में ये जो हेलोजन एटम है, इस हेलोजन एटम को हम जो है नाम देते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मीन्स यहाँ से जो है ये क्या हो रहा है, अल्किल हालाइड से ये हेलोजन जो है डिपार्ट हो रहा है, ये हेलोजन जो है डिटेच हो रहा है, ये हेलोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये हेलोजन जो है इस मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। और ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो कि ये X- के फॉर्म में बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को जो है रिप्लेस करता है, तो उस रिएक्शन को हम जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक जनरल न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है और यहाँ पर हेलोजन जो खुद न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का है, जिसको हम सिंपली लीविंग ग्रुप कह रहे हैं, क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल को जो है छोड़ रहा है, ये बाहर निकलने वाला है, इसलिए हम इसको लीविंग ग्रुप कह रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखने वाले पार्ट को जो है क्या करता है, रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। सच रिएक्शंस आर सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना है कि हैलोजेंस आर द सबस्ट्रेट इन दीज रिएक्शंस एंड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलो अल्केन हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन and partial negative charge on halogen, and a substitution reaction take place and halogen atom that is called as leaving group departs as halide ion। तो यहाँ पर आप देखिए कि halide ion के तौर पर जो है यहाँ से निकलेगा, डिपार्ट होगा। एंड सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसके चार्जेस के सेपरेशन के साथ आपको जो है शो करते हैं। तो अल्किल हैलाइड्स को जो हम सिंपली यहाँ पर जो है ये 3 वैलेंसी के साथ जो है ये कार्बन हो गया, उसके बाद जो ये हेलोजन है डेल्टा माइनस चार्ज इसके ऊपर और डेल्टा प्लस चार्ज है कार्बन के ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है इस हेलोजन के पास में है। आप इसको जो है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है रिएक्ट कीजिए Nu-, तो ये हेलोजन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, इट विल डिपार्ट एज हालाइड आयन। तो यहाँ पर आप देखिए X- के तौर पर हम इसको जो है शो कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हालाइड आयन। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी प्लेस पर आ जाएगा। तो आप देखिए ये कार्बन और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल किसी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक reactions of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon and the product formed by the reaction of haloalkanes with some common nucleophiles. These are given in table number 10.4। आप अपनी बुक में जो है टेबल नंबर 10.4 जो है निकालिए। यहाँ पर जो है टेबुलर फॉर्म में आपको जो है बहुत सारी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है शो की गई है। इनमें से कुछ रिएक्शंस जो है हम आपको जो है एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए टेबल में जो है टोटल 4 जो है कॉलम्स हैं। पहले कॉलम के अंदर जो है रिएजेंट है, मींस आपको न्यूक्लियोफाइल जो है कौन से रिएजेंट से जो है मिलेगा वो रिएजेंट लिखा हुआ है। फिर उस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनता है वो अगले कॉलम के अंदर है। और वो रिएक्शन होने के बाद जो है प्रोडक्ट कौन सा बनता है, अल्किल हैलाइड जो है किस प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट होता है, और वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्लास कौन सी हो सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी क्लासेस है, तो उनमें से वो कौन सी क्लास उसकी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ टेबल नंबर 10.4। तो 1 बाय 1 हम इसको जो है स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी बुक में जो पहला रिएजेंट जो दिया हुआ है दैट इज NaOH या KOH, इसकी जगह पर आप जो है KOH, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो रिएजेंट है, लुक हियर दिस इज रिएजेंट।
तो रिएजेंट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें से जो आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा OH-। दिस OH- इज़ द न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करेगा, अल्किल हैलाइड में से हैलोजन को रिप्लेस करके ये OH उसके साथ में अटैच होगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट होगा ROH। दैट इज़ द क्लास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ एन अल्कोहल। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3Cl, दिस इज़ एन अल्किल हैलाइड कॉल्ड मिथिल क्लोराइड। अब इस मिथिल क्लोराइड को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, एक्वियस सॉल्यूशन। अब देखिए क्या होगा, ये OH- यहाँ से निकलेगा, वो इस क्लोरीन को जो है रिप्लेस करेगा। तो अब जो राउंड किया हुआ है दोनों को आपस में जो एक्सचेंज कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CH3 जो है इस OH के साथ अटैच होगा, दिस इज CH3OH। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज मिथिल अल्कोहल और इसका IUPAC नेम जो है दैट इज मीथेनॉल। और यहाँ से जो है Cl- जो निकलेगा वो यहाँ के सोडियम के साथ मिलकर बनाएगा NaCl। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और लीजिए, दैट इज C2H5UBr। और से फॉर एग्जांपल मैं इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वियस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से OH- इस ब्रोमीन को जो है निकालेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5UOH, दैट इज़ इथिल अल्कोहल और इथेनॉल। और साइड प्रोडक्ट यहाँ पर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये इथिल अल्कोहल या इथेनॉल, दिस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को हम जनरली नाम देते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। तो ये जो है रिएजेंट आपके पास में था सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें आपको न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है हैलोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये क्लास को जो है हम अल्कोहल का नाम देंगे, जिसको जनरली हम ROH से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3OH मिथिल अल्कोहल, C2H5OH इथिल अल्कोहल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उस टेबल के अंदर जो शो की गई है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करेंगे सोडियम अल्कोक्साइड, दैट इज़ NaOR-। दिस इज़ कॉल्ड सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा इट इज़ OR-। ये जो है आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आएगा R-O- या फिर OR-, जो भी है, वाट एवर आप जैसे भी चाहे लिखें। अब ये जब अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ROR-। एक एग्जांपल ले लीजिए, चलो CH3Br में लेता हूँ, दैट इज़ ब्रोमोमीथेन। और NaOR- में मैं लेता हूँ NaOCH3। तो यहाँ पर देखिए OCH3- जो है इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ CH3OCH3 प्लस NaBr। तो यहाँ पर R और R- दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वाट एवर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर जो है कौन सा अल्किल हैलाइड और कौन सा सोडियम अल्कोक्साइड यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए मैंने अल्किल हैलाइड में भी मिथिल लिया है और अल्कोक्साइड के अंदर भी मैंने मिथिल लिया है, इसलिए यहाँ पर मुझे मिलता है CH3OCH3। और ये जो मॉलिक्यूल है इसकी क्लास है ईथर्स। दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ईथर्स। और ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम डायमिथिल ईथर कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज डायमिथिल ईथर। तो इस तरह से जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है क्लास बनती है। तो देखिए OCH3- यहाँ से जो है निकलता है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन को जो है रिप्लेस करेगा और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा ईथर। तो इस तरह से जो है बहुत सारी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। आप देखिए आपकी बुक में जो है बहुत सारी जो है रिएक्शन जो है शो की गई है, जो टेबल नंबर 10.4 के अंदर है। तो 2 एग्जांपल्स मैंने लेके बताया, आप बाकी की एग्जांपल्स को जो है इसी पैटर्न पर जो है समझ सकते हो। बुक के अंदर देखिए रिएजेंट्स दिए हुए हैं, तकरीबन 10-12 टाइप के जो रिएजेंट्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनता है और उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या बनेगा और वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब एक बात यहाँ पर जो है और ध्यान रखिए कि कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिसके अंदर 2 अटैचमेंट पॉइंट्स हो सकते हैं।
मीन्स वो अपने पास दो डिफरेंट एटम के ज़रिए से रिप्लेसमेंट जो है शो करेगा। जैसे कि आप देखिए ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट्स, दो ग्रुप्स हमारे पास है, साइनाइड्स और दूसरा है नाइट्राइट्स। तो साइनाइड को हम जो है CN से जो है रिप्रेजेंट करेंगे और नाइट्राइट को हम जो है NO2 से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास में हैं, दीज न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसको हम जो है नाम दे रहे हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब यहाँ पे सुनिए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम इसको क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज़ a hybrid of two contributing structures and therefore can act as a nucleophile in two different ways। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये दो डिफरेंट जो है इसके जो है पार्ट्स होते हैं, तो ये दो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रखता है। वो दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। लुक हियर, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड N माइनस विद 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन कार्बन। ये जो है साइनाइड ग्रुप के जो है दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपको ये बात जो है बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आ जाएगी कि पहले स्ट्रक्चर के अंदर निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, देयरफॉर इट विल अटैक विद कार्बन, और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर निगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर है, देयरफॉर इट विल अटैक विद नाइट्रोजन। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है अगर आप अल्किल हैलाइड लेते हो और इसको आप साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करते हो CN माइनस, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। एक RCN जिसको आप जो है नाम दोगे अल्किल साइनाइड, या इसका दूसरा नाम है अल्किल नाइट्राइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस अल्किल ग्रुप के साथ जो है कार्बन अटैच्ड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये C माइनस के साथ जो है इसके साथ रिएक्ट हो रहा है और ये रिप्लेस कर रहा है हेलोजन को अल्किल हैलाइड से, ठीक। और दूसरा इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ RNC, दिस इज कॉल्ड एज अल्किल आइसोसाइनाइड। और अल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है, आप देखिए यहाँ पर जो है बॉन्डिंग का नेचर क्या है। अल्किल ग्रुप का जो कार्बन वो साइनाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ अटैच है, दैट मीन्स वो उसने जो है यहाँ से जो है रिएक्टिविटी शो किया है। तो दो टाइप के जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप अल्किल हैलाइड को साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो अल्किल साइनाइड या अल्किल आइसोसाइनाइड में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में जो चार्ट बना हुआ है टेबल नंबर 10.4, इसके अंदर देखिए कि अल्किल हैलाइड को जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे, लुक हियर, अब यहाँ से आपको जो है बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा RX, इसको जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCN, दैट इज़ अल्किल साइनाइड, ये वाला प्रोडक्ट अल्किल साइनाइड आपको मिलेगा। और यही चीज़ अल्किल हैलाइड को जब आप AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNC, तो ये जो है अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो ये पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन आप जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस कीजिए। तो अल्किल हैलाइड में जब साइनाइड के साथ जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक बनेगा अल्किल साइनाइड और दूसरा होगा अल्किल आइसोसाइनाइड। कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा तो वो चीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है। अगर आप साइनाइड के लिए जो है पोटेशियम साइनाइड यूज़ करते हो तो अल्किल साइनाइड प्रोडक्ट मिलेगा, और साइनाइड न्यूक्लियोफाइल अगर आप जो है सिल्वर साइनाइड से बना रहे हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा अल्किल आइसोसाइनाइड। ये चीज़ को जो है अच्छी तरह से आप जो है याद रखिए हमेशा, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं, चलिए नाइट्राइड। अल्किल नाइट्राइड हमारे पास में जो न्यूक्लियोफाइल है NO2 जिसको हम कह रहे हैं NO2 माइनस, तो ये भी जो है दो तरह का जो आप देखोगे कि इसके अंदर जो है बॉन्डिंग का पैटर्न जो है मिल सकता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि ONO और इसी तरह से जो है NO2, इस टाइप की जो है यहाँ पर बॉन्डिंग होगी। तो लुक हियर RX प्लस NO2 माइनस, तो यहाँ पर जो है आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक होगा RON डबल बॉन्ड O, इस मॉलिक्यूल का जो है नाम होगा
अल्किल नाइट्राइट, दिस इज कॉल्ड अल्किल नाइट्राइट। और यही चीज़ आप देखोगे कि एक प्रोडक्ट मिलेगा RNO2, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो अल्केन। तो इसमें जो है एक बात आपको समझ में आती है कि यहाँ देखिए कि जो NO2 ग्रुप है उसका ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूटिंग एटम है जो अल्किल ग्रुप के साथ जो अटैच हो रहा है, और इस प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन जो है कंट्रीब्यूटिंग एटम है जो अल्किल ग्रुप के साथ जो है बॉन्डिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर भी जो है ध्यान रखिए कि कौन सा ग्रुप किसके साथ अटैच होगा और कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करोगे ताकि आपको जो है ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। तो इसके अंदर जो है मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है पोटेशियम नाइट्राइट यूज़ करते हो, KNO2 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल नाइट्राइल, दैट मीन्स दिस वन। तो देखिए RX प्लस KNO2, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RON डबल बॉन्ड O, दिस इज़ अल्किल नाइट्राइट। तो ये कब यूज़ होगा, पोटेशियम कब बनेगा, जब पोटेशियम नाइट्राइट आप जो है यूज़ करोगे। और इसी तरह से सिल्वर नाइट्राइट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रो अल्केन। तो RX को आप जो है AgNO2 के साथ जो रिएक्ट कीजिए सिल्वर नाइट्राइट, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNO2, दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रो अल्केन। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नाइट्रो अल्केन मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन जो है ये कंट्रीब्यूटिंग आइटम है और यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये कब होगा, जब पोटेशियम नाइट्राइड यूज़ होगा तो नाइट्राइट बनेगा, और सिल्वर नाइट्राइड अगर यूज़ होता है तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। तो इस तरह से ये जो है डिफ्रेंसिएशन पॉइंट जो है आप जो है अच्छी तरह से याद रखिए ताकि रिएक्टिविटी जो है आपको बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है समझ सकते हैं। ओवरऑल मैं फिर से आपको बता दूं लास्ट में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को जनरली हम जो है किस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल अल्किल हालाइड का यूज़ कर रहे हैं RX, और इसको हम जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत सारे जो है रिएजेंट्स हमारे पास में है वहाँ से मिलते हैं और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस हैलोजन को आपने हटा देना है और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है, एंड दिस हैलोजन इज़ ऑब्टेन्ड एज अ हालाइड आयन। तो ये हालाइड आयन जो है रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट के साथ जो अटैच होकर कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल हमको OH माइनस मिलता है, प्रोडक्ट बनेगा ROH, और यहाँ से जो हैलोजन निकलेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम के साथ जो है कनेक्ट होकर NaX जो है फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आयोनिक रिएक्शन हम शो कर रहे हैं तो ये हालाइड आयन हम यहाँ पर जो है इसको इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये ख़ास बात जो है ध्यान रखना है, जितनी जो है डिफ्रेंसिएशन था वो मैंने आपको बताया, जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम जो है कुछ मैकेनिज़्म से जो है एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिज़्म किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मैकेनिज़्म इज़ नथिंग बट स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होता है जिसको हम मैकेनिज़्म कहेंगे। और ये मैकेनिज़्म जो है दो टाइप का हम स्टडी करेंगे, एक SN2 मैकेनिज़्म और दूसरा SN1 मैकेनिज़्म। अब ये SN2 और SN1 क्या है ये हम जो है इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।